बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। सियासतदान लड़ाइयों में मसरूफ जबकि किसान शदीद परेशान। वजीर आजम ने गंदम दरामदी स्कीम की छानबीन के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी। राना सनाउल्लाह वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर तैनात। हुकूमत को नए ओहदे बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? कौमी असम्बली में तकरीर के बाद JUI से PTI का राब्ते का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया है। कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, कोई बातचीत किसी से छुप कर नहीं होगी। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। मौलाना पुराने इत्तेहादियों से नाराज, क्या नए इत्तेहादियों से बातचीत के लिए तैयार? इसी के साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर कौमी असम्बली शर्मिला फारूकी साहिबा। आज 1 मई है। मजदूरों के हकूक क्या पाकिस्तान में मिल रहे हैं मजदूरों को मैडम? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान में चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारोबारी शख्सियत हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, इस वक्त तो सभी का हाल ऐसा है कि आप ना ही पूछें तो बेहतर है। किसान तो बिल्कुल पिस चुका है, बर्बाद हो चुका है, सड़क पे आ चुका है। उस बेचारे की तो कोई दाद रसाई नहीं है। और बेचारा, आपने देखा होगा कि पंजाब में जब वो एहतजाज कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और ज्यादती की गई, ना कि उनको सुना जाता और उनके मसाइल का हल ढूंढा जाता। ये काम हुकूमत वक्त का होता है कि वो ये जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं सोसाइटी के, और मैं तो इनको मार्जिनलाइज्ड इसलिए कहूँगी क्योंकि इनके हुकूक इनको नहीं मिल रहे, अपनी वो गंदम नहीं बेच पा रहा है लेकिन ये वो लोग हैं जो पूरी की पूरी इकॉनमी लिटरली अपने कंधे पे उठाते हैं। इस मुल्क में अगर किसान बैठ गया ना तो उस मुल्क में खाने को नहीं मिलेगा, हम फूड इनसिक्योरिटी में फंस जाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात की आपने लेबर की, देखिए जी, बात यह है, लेबर डे हम हर साल मनाते तो हैं सिंबॉलिकली, लेकिन क्या आज भी सरकारी या गैर सरकारी इदारों के अंदर मजदूर को उसका इजरा मिलता है जो उसका हक है? और जो मिलता भी है, क्या वो उसमें गुजर बसर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। ये एक तल्ख हकीकत है। पाकिस्तान में जो गुर्बत की सतह से नीचे जो अब लोग हैं, उनकी तादाद करोड़ों में चली गई है। ये अनफॉर्चुनेट बात है। कुछ कोविड की वजह से हमने मार खाई, कुछ और बाकी चीज़ें जो हैं वो मिसमैनेजमेंट, रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और तमाम चीज़ें। आज आप, मैं, भट्ट साहब, हम सब जो हैं वो IMF के मकरूज हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे मामलात के अंदर तो कोई अच्छी खबर तो नहीं मैं दे सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगी और ये कहना चाहूँगी कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ उस जमात से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिसने हमेशा मज़दूरों की बका के लिए, उनकी हुकूक के लिए आवाज़ उठाई और काम भी किया। यहाँ पर तो हम सिंध के अंदर मज़दूर कार्ड भी दे रहे हैं, किसान कार्ड भी दे रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम उनकी जो मिनिमम वेजेस हैं उनको भी बढ़ा के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कराएं, ताकि उनकी जो इजरा तय की गई है उसके मुताबिक उनको इजरा मिले। सही। लेकिन जो इस वक्त महंगाई के हालात हैं, जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, जो गुर्बत के हालात हैं, उसमें तो वो उस तनख्वाह में भी गुजर बसर करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। गंदम की आपने बात की नासिर भट्ट साहब से। पंजाब में एहतजाज भी हो रहा है और कल पंजाब में किसानों के ऊपर जिस तरह रिपोर्ट हुआ कि कुछ ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं, और मैडम ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेस किया है। तो ये सूरत हाल कैसे ठीक होगी? गंदम पंजाब मेन चीज़ है, और ये जो बात कर रहे हैं कि महंगाई कैसे कम होगी, हुकूमत इसकी कमी के अंदर कुछ कर सकेगी या बस इसी तरह ही चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ठीक कह रहे हैं। मैं शर्मिला साहबा की बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि आजकल जो हालात हैं, मज़दूर के हालात तो बहुत ही बुरे हैं। आज हम मज़दूर के नाम से छुट्टी करें, लेकिन मज़दूर सारे आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मज़दूर की जो देखें, अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं हर जगह, इस तरह की महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मज़दूर के अगर वो बेचारे 2000 रुपया रोज़ का भी कमाएं तब भी उनका गुजारा नहीं होता। तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में हूँ कि मज़दूर के लिए, उनके जो है ना, रास्ते मज़दूरों के बेचारों के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। हम हर साल ये यौम मई तो मना लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। हमें करना चाहिए
मेरे कायद ने सिंध में आरियों को ज़मीनें भी दी थी, गरीबों को और मज़दूरों के लिए काफ़ी कुछ काम भी किए थे। लेकिन जब भी इस तरह के कोई हालात होते हैं तो हम ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि मज़दूर के औकात ठीक गुजरे, उसकी ज़िंदगी में सुकून अल्लाह करे आ जाए। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी मिल जाए। हम अगर इसी पे चल जाएं तो हमारा फिर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी का जीना बड़ा मुश्किल है। कोशिश हो रही है, जो हालात होते हैं आपके सामने हैं। किसानों की जो आप बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब तो महल को वो एक हुकूमत पंजाब ने एक पॉलिसी कर दी है, गंदम का रेट भी तय कर दिया है। लेकिन जिस तरह के हालात मिले हैं, इतने मुश्किल हालात हैं, जो जो चीज़ें सामने आती हैं वो ठीक होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। लेकिन हमें कंटिन्यू मज़दूरों के लिए ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें उनका अपना गुज़र औक़ात हो सके और उनकी तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। पहले 30-32 हज़ार रुपये भी तनख्वाह हो जाए, वो भी बड़ी मुश्किल है उनका गुजारा होना उसमें। मैं शर्मिला फारूकी साहिबा की तरफ चलता हूँ। शर्मिला साहिबा, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे कमेंट करें। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इत्तेहाद है और जो एक्सपीरियंस है, कैसा है आप लोगों का इस वक्त? देखिए जी, इत्तेहाद इस सेंस में है और इस हद तक है कि हमने वजीर आज़म चुनने में उनको अपने वोट दिए, स्पीकर चुनने में उनको अपने वोट दिए, उन्होंने डिप्टी स्पीकर और प्रेसिडेंट ऑफिस में हमारे कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। इस हद तक तो है। लेकिन जहाँ तक दीगर मामलात हैं, वजारतों में हम नहीं हैं, काबीना में हम नहीं, सो वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। वो कि हम बैठते उन बेंचेस पे हैं जो ट्रेजरी के बेंचेस हैं, हम अपोजिशन के बेंचेस पे नहीं बैठते। लेकिन जहाँ जहाँ इश्यूज आते हैं, जैसे बिजली का इशू आया, गंदम का इशू आया, हमने पुरजोर आवाज़ उठाई। उस पर यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाद रसाई हो जाती है, सुनवाई हो जाती है। अभी तक तो एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप चल रहा है हमारे दरमियान, और खुदा करे ऐसा ही हो, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आपने सदर जरदारी साहब का एड्रेस सुना हो जॉइंट पार्लियामेंट से, तो उन्होंने एक बहुत अहम चीज़ कही। उन्होंने कहा कि टाइम हमारे पास बहुत कम है, ये पोलराइजेशन को छोड़ के हमें पब्लिक नीड्स को अपनी तरजीह बनाना चाहिए, और यही वक्त की ज़रूरत है। हमें देखना है कि हम जिस ऐवान में बैठे हैं वहाँ पर हम किस तरीके से और कितने पुरजोर तरीके से हम पब्लिक की जो इश्यूज़ हैं उनको उठा सकते हैं, उनका हल ढूंढ सकते हैं, उनकी दाद रसाई कर सकते हैं। ये हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए, और यही है। भट्ट साहब, फिर से एहतजाज की बातें शुरू हो रही हैं हुकूमत के सामने। फिर मेरा ख्याल है कोई टफ टाइम, मौलाना साहब ने भी बड़ी खुलकर तकरीर की है। तैयार हैं, या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके किस तरीके से पूरे होंगे? देखें, बात यह है कि ये जो अभी हुकूमत बनी है उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, और MQM भी उसमें शामिल है। बाकी जो वक्त है ना, इलेक्शन हुआ उसके बाद जो हालात हैं आपके सामने हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में भी हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, KPK में PTI की हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी और नून और इस तरह मिल के हुकूमत चल रही है। हर जमात का फ़र्ज़ है कि जो इस वक्त हालात हैं, देखें सियासी, अगर हम एक दूसरे की स्कोरिंग शुरू करेंगे तो वो तो एक हमेशा होता है, चलता रहता है। लेकिन अब जो वक्त है, ये वक्त ऐसा है कि हमें इकट्ठे होके इस मुल्क के बका के लिए, गरीब की, आप कहते हैं ना, गरीब की हालत ठीक करने के लिए, मईशत ठीक करने के लिए, अगर हम इस पर भी सर जोड़ जाएं, और अपनी अपनी सियासत तो होती रहती है, वो तो आप करेंगे। देखें, अब सदर पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर है पंजाब के, वो भी पीपल्स पार्टी के होंगे, और KPK में भी गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का। तो ये हुकूमत जो है इस तरह चलेगी, कल इंशाल्लाह में वजारतों में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर हमने एक ज़िम्मेदारी ली है और कौम ने, इलेक्शन का जो हाल है वो आपके सामने है, तो आप जिस तरह मुतहद है एक चीज़ पे, अगर हम इकट्ठे हो जाएं कि हमने इस मुल्क को और इस आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करना है, तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाला वक्त ठीक होगा। और मुझे यकीन है कि ये 5 साल पूरे होंगे और सब सियासी जमातें, अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करती रहेगी, कर भी रहे हैं, लेकिन
कुछ ऐसे लोग, मुझे ये खुशी है कि पंजाब में जो वज़ीर आला हैं मरीम नवाज शरीफ, वो आपके सामने सुबह शाम मेहनत कर रही हैं, काम हो रहा है। यही चीज़ नज़र आनी चाहिए। हर सुबह को अगर अपना अपना काम करें तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी आ सकती है। नासिर भट्ट साहब बड़े करीबी साथी हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब के भी। मैडम, वो क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग वजारतें लेंगे, और JUI ने जो एहतजाज की कॉल दी है उसके लिए कोई लाएमल है, कोई मुज़ाकरात होंगे या उनको ओपनली एहतजाज करने दिया जाएगा? नहीं जी, देखिए एहतजाज नहीं करने देना चाहिए। एहतजाज करने वालों की दाद रसाई करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क का जो ये तबका है जिसमें किसान आ जाता है, मजदूर आ जाता है, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। मजदूर अगर काम छोड़ दे आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, किसान अगर काश्त करना छोड़ दे आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, आपकी फूड से इनसिक्योरिटी आ जाएगी, आपने फिर मजीद इंपोर्ट शुरू कर देनी है। अगेन दैट इज़ ये आपकी बोझ है आपकी इकोनॉमी के ऊपर। तो ये वो तबका है जिसको हम इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन देनी चाहिए। ये वो तबका है जो आपका बोझ उठा रहा है। इकोनॉमी चलती ही इन लोगों से है, मजदूर और किसान से। फिर आ जाते हैं आपके इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन और दीगर लोग आ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क के अंदर इन दो तबकात के साथ हमेशा ज़्यादती हुई है। इस बार तो बहुत सिवियरिटी हुई, बल्कि कल कोई मैं सुन रही थी को ऑन चौधरी वगैरह ने कहा कि 85 बिलियन रुपीस कमाए हैं केयर टेकर ने, जो वीट इंपोर्ट करी है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, उसमें उन्होंने 85 बिलियन कमाई है। उनका दावा है, मैं उन्हीं को कोट कर रही हूँ। उस पर कमेटी भी प्राइम लेकिन किसान आप अपनी जेब तो आपने भर ली केयर टेकर्स ने, लेकिन आपने किसान को मार दिया। अब अगर किसान अपनी कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर सकेगा तो अगली काश्त कैसे लगाएगा? और अगली काश्त अगर नहीं लगी तो फिर अगेन वो जो मैं फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रही थी, जो सदर साहब ने भी बात करी अपने खिताब के अंदर कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स फूड इनसिक्योरिटी, ये बहुत अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर हुकूमत वक्त को तवज्जो देनी चाहिए। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। केयर टेकर्स की आपने बात की, तो अगर इतनी गलत चीज़ें हुई हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए डिपेंड्स, बिल्कुल होनी चाहिए। हमने ऐवान के अंदर यही बात उठाई है कि जिम्मेदारान का तयन करें, इस पर इंक्वायरी बैठाएं, जिम्मेदारान का तयन करें। जिसने बगैर रिक्वायरमेंट, एक तो किसने रिक्वेस्ट डाली कि जनाब वीट इंपोर्ट की जाए, जबकि हमें मालूम था कि बम्पर क्रॉप आने वाला है। जब बारिशें शदीद होती ना, सैलाब आया था, तो ये अंदाजा था हमें कि जी अगला क्रॉप बम्पर क्रॉप होगा। जमीन जरखेज हो गई है, तबाही तो लाया सैलाब, लेकिन जमीन भी जरखेज हुई। तो आपने इंपोर्ट किया, किसने रिक्वेस्ट डाली, किसने इजाजत दी? ऑफ कोर्स ECC के अंदर गया होगा, वहां कौन बैठा? प्राइम मिनिस्टर भी बैठता है। किसने अप्रूवल दी? ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सजा और जजा का तयन जब तक नहीं होगा ना बासाब, इस मुल्क के अंदर लोग ज्यादतियां करते रहेंगे, जेबें भरते रहेंगे और स्कॉट फ्री जाते रहेंगे। ये हम क्यों बनाते हैं अदालतें? क्यों है अदालतों का निज़ाम दुनिया के अंदर कि क्राइम करने वाले को सजा दें और बर वक्त सजा दें। ये नहीं कि जी 20 साल बाद जी पूछ रहे हैं फलां। नस्ला टावर का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं शदीद खिलाफ थी इस बात के कि नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। उस नस्ला टावर में तो वो लोग रह रहे थे जिनकी सारी उम्र की जमा पूंजी करके उन्होंने वो अपार्टमेंट्स लिए थे, लेकिन उनको तो बेघर कर दिया। उसमें ओनर जो है वो मर गया, उसमें बेचारी 1-2 खवातीन थी जिनको हार्ट अटैक हुआ, डिप्रेशन से मर गई। लेकिन उन लोगों को नस्ला टावर गिरा दिया, ठीक है, लेकिन उन लोगों को नहीं पकड़ा जिन्होंने गलत एनओसीज दी, चाहे वो PMC था, चाहे वो सोसाइटी थी, चाहे वो उस वक्त के कराची के कमिश्नर थे। 1950 की बात कर रही हूँ, जब से उस नस्ला टावर के ऊपर कब्जा होता गया उस जमीन के ऊपर। वो जो एक्सेस था ना 760 स्क्वायर यार्ड या समथिंग ऐसा था, जिसके ऊपर पूरा नस्ला टावर नहीं था इंक्रोच्ड लैंड, लेकिन जो इंक्रोचमेंट हुई वो मुख्तलिफ औकात के अंदर जमात इस्लामी के मेयर भी देते रहे, मुस्तफ़ा कमाल ने भी उसकी इजाज़त दी। तो वो ये पूरा सिलसिला, इनमें से किसी को नहीं पकड़ा। मैं नासिर भट्ट साहब की तरफ मैं नासिर भट्ट साहब की तरफ जाता हूँ। जो शर्मिला फारूकी साहबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी का तयन
बहुत ज़रूरी है कि कहीं कहाँ पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ है, तो आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे इस पूरे बहरान के अंदर? जिम्मेदारों का तयन हो जाए, जिम्मेदारों को एक दफ़ा भी पकड़ लिया जाए तो आइंदा के लिए कोई भी इन कामों में ना आए, क्योंकि जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाता है। उनको पता होता है कि उनके इतने हाथ इतने लंबे होते हैं कि उनकी तरफ कोई जाता ही नहीं। हुकूमत से ज़्यादा लंबे होते हैं। मैं एक बात करता हूँ, वक्त की बात करता हूँ ना। देखें पहले आप देखें क्या हालात है, जो शामिल थे इसमें, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब शहीद, उनको फांसी होगी बाद में 40 साल बाद, 50 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक फ़ैसला दे दिया कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, तो फिर वो जिम्मेदार किधर गए? एक बंदे की ज़िंदगी चली गई, अब आप उसका क्या करेंगे? ये जिम्मेदारी का तयन उसी वक्त हो जाए तो सबसे अच्छा होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो जिम्मेदार के टेकर में जो ये लोग थे, इनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, एहतजाज वाला मैंने आपसे कहा था, और जो इन्होंने क्लेम किया कि पीपल्स पार्टी वजारतों में आएगी, ये क्लेम कर रहे हैं भट्ट साहब, कोई इरादा है आप लोगों का? मैं इनके क्लेम को किस तरीके से रद्द करूं, लेकिन जहां तक हमें बताया गया है और हमारी इतला है, तो ये है कि हम पीपल्स पार्टी वजारतों में नहीं आ रहे। ये चलें ठीक है, हम तो इनको रिक्वेस्ट करेंगे, जब सदर पाकिस्तान हमारे पीपल्स पार्टी से हैं, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से हैं, गवर्नर पीपल्स पार्टी के होंगे, तो पीछे क्या रहता है, वजारतों में भी आ जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक्सपेंस अपना रखा हुआ है कि वो वजारतें नहीं लेना चाहते, बड़ा क्लियर है, आप देखें कि सबके सामने ही है। चले हम तो इनको कहेंगे कि हमारे साथ ये भी शामिल है, क्योंकि आप हुकूमत में है ना, ये भी हुकूमत में, हम भी हैं, तो दूसरे जो है MKM वाले वो भी हैं, तो हमारी तो कोशिश होगी कि ये हुकूमत में आ जाएं और हम इकट्ठे मिल के इस मुल्क को आगे ले जाएं। शर्मिला फारूकी साहिबा, अपोजिशन का जो एटीट्यूड है ये पार्लिमानी नॉर्म्स के मुताबिक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी उनके पास जानी है, तो ये पार्लियामेंट के जो मामलात हैं ये किस तरीके से चलेंगे? आप समझती हैं कि मामलात बेहतर हो जाएंगे आइंदा दिनों में? अब्बास साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से स्पीकर साहब ने 2 PTI के उर्फ सुन्नी इत्तेहाद के 2 लोगों को सस्पेंड किया था हाउस की सिटिंग से, उसके बाद से आई थिंक सम बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड ऑन देम। उनके आमिर डोगर साहब ने पिछले दिनों उठ के कहा असेंबली में कि हम आगे के कवायद और ज़वाबित तय करना चाहते हैं और माहौल बेहतर करना चाहते हैं, जिससे पीपल्स पार्टी से और फिर नून लीग से सब रहनुमाओं ने ये कहा कि जी ठीक है, ये अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि पार्लियामान का वकार सही रहे, पार्लियामान के अंदर बिजनेस आए, बिजनेस हो, एंड लेट्स रन द पार्लियामेंट इन अ वे बिफिटिंग द पार्लियामेंट। तो उसके बाद से माहौल बहुत बेहतर हो गया। अब PAC का जो चेयरमैन है वो किसको लगाते हैं, इनकी तरफ से तो तजवीज़ आ गई, आई थिंक मरवत साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया है जी। अब आगे स्पीकर साहब इस पे क्या फैसला लेते हैं, दैट्स अप टू हिम। भट्ट साहब, एहतजाज अगर होता है, अपोजिशन करती है, JUIF करती है, जमात इस्लामी ने भी आज कह दिया है, तो तैयार हैं आप लोग? देखें, एहतजाज अपोजिशन का हक है, एहतजाज करना चाहिए। तो फिर एहतजाज का एक जो होते हैं ना कि एक उस माहौल के अंदर होना चाहिए कि आजकल जो हालात हैं वो आपके सामने, हमने एहतजाज करने से तो नहीं रोकना, लेकिन एहतजाज किस पे करेंगे? एहतजाज इस पे कर रहे हैं जी कि हमें इलेक्शन में जी फॉर्म 45 फॉर्म 47 देखे ना कि इलेक्शन में हम हार गए या हमें हरा दिया गया है। ये तो सब जमातें कह रही हैं, जीतने वाले भी कह रहे हैं, हारने वाले भी कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है, वहाँ जाएं, जाके कुछ फैसले हो भी रहे हैं तो कुछ और भी हो जाएं। तो एहतजाज जो है वो एहतजाज उनका हक होता है, लेकिन अगर वो एक हद तक रहे तो वो ठीक होता है। उसको पता है आजकल के जो हालात हैं, हम तो उनसे यही कहेंगे कि आके बैठें टेबल पे, हमसे बात करें, अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो उनके दूर किए जाए। वो तो कहते हैं जी हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हमने तो आप लोगों से बात ही नहीं करनी हो, तो मानते ही नहीं आप लोगों को। बात ये है पर TV शोज़ में उनके रहनुमाओं ने कहा, वो शहरियार अफरीदी साहब हैं, उनको कहते हैं उनसे पूछें कि एक हुकूमत से आपने मुज़ाकरात करने हैं या आर्मी चीफ से कर रहे हैं? आर्मी चीफ से आपने क्या मुज़ाकरात करने हैं? जमहूरी मुल्कों में तो जमहूरियत इसी का नाम है ना कि आप हुकूमत और अपोजिशन अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई केस बनता है तो वो भी यही कहता है जी हमारे ख़िलाफ़ एक ज़्यादती हो गई है, केस बन गया, हम इस केस को ख़त्म करें। वो भी कोर्ट का काम होता है, कोर्टें ही सज़ा देती हैं, कोर्ट ही केस ख़त्म करती हैं।
जो अपोजिशन है अगर उसको हमारे साथ बैठना चाहिए, हम उनको अभी भी ये ऑफ़र करें कि वो तो इमरान खान तो आपको पता है उसके 4 साल में वो अपोजिशन मानता ही नहीं था, वो कहता मैं किसी के साथ बैठता ही नहीं। लेकिन सियासी जमातें हमेशा बैठती हैं और मुझे यकीन है कि वो टेबल पे आएंगे और जब उनसे मुज़ाकरात होंगे तो काफ़ी हालात ठीक हो जाए। पीपल्स पार्टी मैडम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को कैसा देख रही है आप? क्या इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया है, इसकी ज़रूरत थी? आई एम श्योर उनको लगता होगा ज़रूरत है, जब ही बनाया है। इसका जवाब तो मेरा ख्याल है भट्ट साहब बेहतर दे सकते हैं मेरी बजाय, हमारा इससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। उनकी गवर्नमेंट है, वो 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा लें, वो जो भी करें, इट्स देयर प्रेरोगेटिव। ये भट्ट साहब बता सकते हैं कि जरूरत। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे आपसे पूछा है कि आपके ख्याल के अंदर जरूरत है इस वक्त? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, परवेज इलाही रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, माजी में भी रहे, सो ये पहले भी हो चुका है। एक सेरेमोनियल सी पोस्ट है एंड समझें कि आई मीन शायद जरूरत होगी। भट्ट साहब देखिए इसहाक डार साहब, क्या शहबाज शरीफ साहब पे कॉन्फिडेंस नहीं है या क्यों डिप्टी प्राइम? नहीं, देखिए इसहाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काम कर रहे हैं, सुबह शाम काम कर रहे हैं। आप देखें कई दफ़ा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी सियासी जमात से बात करनी होती है, अगर वो मसरूफ़ हैं तो डार साहब चले जाते हैं या शहबाज साहब चले जाते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने ठीक है, परवेज़ इलाही भी उस वक्त भी बने थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक होता है, ऐसी कोई बात नहीं। डार साहब जिस तरह काम तेजी से कर रहे हैं वो इंशाल्लाह इसी तरह करते रहेंगे, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके पास कोई पावर ज़्यादा है कुछ है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर उनको अपने साथ रखा है तो वो एक अच्छी बात है कि वो ज़रा इस काम में और तेज़ी लाएंगे और काम आवाम के लिए, और हुकूमत इसमें कोई आसानी समझती है, तो उन्होंने डार साहब को इस काम के लिए उनको एक डिप्टी चेयरमैन का ओहदा दिया। साहब मियां नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथियों में आपका शुमार होता है। लंदन के अंदर हमने कई वीडियोज़ के अंदर कई इवेंट्स के ऊपर आपको देखा वहाँ पर। अब आप पाकिस्तान आए हैं काफ़ी अरसे के बाद। मियां नवाज शरीफ साहब की क्या वहाँ पर एक्टिविटीज़ थी? इतना अरसा किस तरीके से उन्होंने गुजारा वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब जब लंदन आए, आपको पता है कि उनकी सेहत इधर ख़राब थी और काफ़ी परेशानी थी इस कौम को भी, और हम सब भी तो चलो इसमें शामिल थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर उनके डॉक्टरों ने एक पैनल बनाया, फ़ैसला किया कि मियां साहब का यहाँ इलाज नहीं हो सकता, और बड़े वो यास्मीन राशिद थी उस वक्त, पता नहीं वो वज़ीर सेहत और क्या थी, उसने ऐलान कर दिया जी कि मियां नवाज शरीफ की जो हालत है वो यहाँ हम इलाज कर ही नहीं सकते, वो हार्ट की प्रॉब्लम, को प्लेटलेट्स गिर गए। मुराद ये है कि मियां साहब ने मुश्किलें तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लंदन में और ज़्यादा थे वो इस पे परेशान रहते। जब वो यहाँ से चले गए तो यहाँ पर एक शोर शुरू हुआ कि वो बिल्कुल ठीक थे और नेगेटिव चीज़ें शुरू हो गई। नहीं, कैसे, अगर वो अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, इन लोगों ने खाने में कुछ ऐसी चीज़ें दी, घर से जो खाना आता था वो नहीं मिलता था, तो ये अपना खाना वो नैब वाली और दूसरे जो जब वो उनको देते थे, तो फिर जब उनकी तबीयत ख़राब हुई ज़्यादा ख़राब हुई, वो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया डॉक्टरों से, तो वो परेशान हुए। तो मियां साहब का एक ऑपरेट हुआ था लंदन में हार्ट का, तो उन्होंने कहा जी कि इनको वहाँ भेज दें, बड़ी सख्त जो है ना उनकी तबीयत ख़राब है तो यहाँ इलाज हो नहीं सकता। खैर मियां साहब आए, वहाँ उनका इलाज चलता रहा। तो वहाँ डॉक्टरों ने जब ज़ाहिर है वो जब इलाज शुरू होने से पहले उन्होंने सारा मेडिकल किया, कोई चेकअप किया, तो उनको रिपोर्ट्स आई कि खाने में कुछ था। अच्छा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो हम लोग भी परेशान साहब उन, लेकिन वो बात उन्होंने कहा कि बस जो मुझे अल्लाह ताला ने, जब वो अस्पताल में थे, हॉस्पिटल में, और ये बात तो बड़ी चली थी जी जी कि भाई ऐसा क्यों किया गया। लेकिन वहाँ फिर वक्त गुजरता गया, मियां नवाज शरीफ साहब की जब बेगम कुलसूम नवाज़ा साहब, अच्छा, वो रिपोर्ट्स के अंदर भी ये चीज़ें आई, रिपोर्ट के अंदर आई थी ये चीज़ कि उनके को खाने में कुछ चीज़ दी गई। आप तो इमरान खान को तो देसी मुर्गे देते हैं ना, और उसके बड़े वाक शक कराते हैं, तो मियां साहब के साथ तो ऐसा नहीं था। और मरियम नवाज शरीफ साहब अभी आपको पता है कि जब लंदन से वापस आए थे तो वो भी जेल में थी, वो भी इस जगह थी कि जहाँ वो उन्होंने ख़ुद बताया कि भाई वहाँ तो इस तरह की मुश्किल छोटी सी कोठरी थी जहाँ सोना भी बड़ा मुश्किल था। तो इस तरह के हालात मुश्किलें से है कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने
पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। आज वो माशाल्लाह वज़ीर आला और काम शाम कर रही हैं अपने पंजाब के लिए, और एक मिसाल बना हुआ है कि चारों सूबों से अगर आपको कहीं काम नज़र आता है तो वो मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला कर रही हैं। और ये एक और अच्छी बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस चीज़ सब को देख रहे हैं, और अब मुझे यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब मुस्लिम लीग नून के सदर भी बन जाएंगे, क्योंकि शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और काफ़ी मसरूफ़ हैं। तो उसके बाद जमात के बेहतरी के लिए और काम होंगे, और मियाँ नवाज शरीफ ही एक ऐसे कायद है मुस्लिम लीग नून के कि जमात भी मुतहद है, और आने वाले दिन मुझे लगता है कि अच्छे होंगे इस पर। आपने मुर्गों की बात की, देसी मुर्गों की, केडियाला में देसी मुर्गे मिल रहे हैं। एक तरफ उनकी अहलिया डेली ये बात कर रही हैं, उनके वकील बात कर रहे हैं कि उनको जहर दिया जा रहा है, इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो आप देखें ना, उनको जब बुलाया गया मेडिकल हुआ, ब्लड तो उन्होंने दिया नहीं, आपको ये भी पता होगा अभी जी। तो फिर जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई चीज़ नहीं है। तो अभी भी वो जिद है कि मुझे कुछ दिया गया है। तो भाई अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा तो फिर हम कैसे साबित करेंगे कुछ नहीं हुआ? तो ये एक सियासी बयान होता है, वो इस पर चलते रहेंगे। इमरान खान का एजेंडा है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैली रहे, कोई सुकून में ना रहे, अवाम के लिए कुछ ना किया जाए। 4 साल में वो रहे तो क्या हुआ, क्या किया अवाम के लिए? कुछ नहीं। आज हम जिस हालत में पड़े हैं, जिस तरह हैं, ये उन्हीं का दिया गया है सारा कुछ। अच्छा, हेल्थ चेकअप के अलावा वहाँ पर मियाँ साहब की क्या मसरूफियत होती थी? इसके अलावा मियाँ साहब उधर लंदन में होते थे, तो हम सुबह 10-11 बजे ऑफिस में मियाँ साहब आ जाते थे। तो हमारी खुशकिस्मती थी मेरे जैसे वर्कर की कि मैं भी उनके साथ रहा। 4 साल, तकरीबन 3.5 के 4 साल वहाँ रहे। और मियाँ साहब हमेशा कहते थे कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा है, अल्लाह ताला इन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ नहीं किया, कौम के साथ किया, पाकिस्तान के साथ किया। और फिर आप देखें कि सब लोगों के चेहरे सामने आए। अब आप कौम का हर बंदा जानता है कि नवाज शरीफ के साथ ये गलत फैसले कराने वाले, झूठे केस बनाने वाले जो लोग थे, वो उनके चेहरे सामने हैं। तो अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को फिर वापस आए। वो किधर गए जो ये सब उस वक्त बैठे हुए थे कि हम ही सब कुछ हैं? मियाँ साहब एक दफ़ा याद है आपको, मुशर्रफ दौर था, वापस आए तो उनको वहाँ से सऊदिया भेज दिया। ठीक है, तो नवाज शरीफ ने तो इस कौम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, काम भी किए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में हमेशा इस मुल्क में काम हुए। आप उनके अदवार निकाल दें, मुझे बताएं क्या तरक्की हुई है पाकिस्तान में। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब भी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो मियाँ साहब इधर मौजूद हैं, पार्टी को फिर मुतहद करेंगे। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह पंजाब में उन्होंने बड़े काम किए, अब आपको नजर आएगा यहाँ भी काम करेंगे। नवाज शरीफ स्पेसिफिकली किसको जिम्मेदार ठहराते थे जब मियाँ साहब लंदन गए? तो किसको जिम्मेदार ठहराते थे? कौन जिम्मेदार है? ये उस वक्त था वो फैज़ था, बाजवा था, साकिब निसार था, आसिफ सईद खोसा था। इमरान खान तो एक पपट था। चोरी हुआ वोट 2018 के इलेक्शन में, आपने देखा कि ज़बरदस्ती वो RTS बंद करके तो इसको जिताया गया। और साकिब निसार एक वाहिद चीफ जस्टिस था जो बरमला कहता था मैं तो 2-4 MPA वैसे करा दूँ, वही है ना। तो ये लोग आज किधर गए? लेकिन आज पाकिस्तान जिस हालत में पहुंच गया है, ये जिम्मेदार हैं, इनको कटहरे में लाना चाहिए कि आप लोगों ने बुग़्ज़ नवाज शरीफ में पाकिस्तान की क्या हालत कर। एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते थे मियाँ नवाज शरीफ के वहाँ पर लंदन से बैठकर वापसी के लिए और पॉलिटिकल मामलात में? अगर इस तरह की कोई बात ही थी, मियाँ नवाज शरीफ ने तो वहाँ बरमला कहा कि फैज़ बाजवा आप जिम्मेदार हो जो आजकल के हालात हैं। आपने वो तकरीर सुनी होगी, ठीक है। फिर एक वक्त आया कि मरियम नवाज शरीफ को थ्रेट किया गया कि हम आपको स्मैश कर देंगे। कि ज़ाहिर है मरियम साहबा इधर एहतजाज में शामिल होती थी, हर जगह जाती थी, लोग निकलते थे उनके लिए। तो वो बाप था, एक बेटी और बाप का रिश्ता भी होता है। तो फिर वो लीडर है हमारा, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया था, शायद आपको याद हो। उन्होंने कहा था अगर मरियम कौम की बेटी है, मेरी बेटी भी है, कौम की भी बेटी है, इसको कुछ हुआ तो आप 3 लोग, उन्होंने नाम लिया था उस वक्त कि फैज़ थे, बाजवा और एक जनरल साहब थे, और मैं अब उनका मलक कुछ नाम था उनका, कि आप ज़िम्मेदार हैं। तो फिर मुझे पता है कि वो
उनको क्या अपनी परेशानी पड़ गई कि जी मैंने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन नवाज शरीफ अपनी बात में डटे रहे, वो पीछे नहीं हटे। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अगर राब्ते होते तो आप बताएं हम इस हालत में 4 साल वहाँ रहते। तो क्यों ये लोग इनके खिलाफ थे जिनकी आप बात कर रहे हैं? मैं कहता हूँ यही तो मियाँ साहब भी कहते हैं कि भाई मैं तो मुल्क के लिए काम करता हूँ, अवाम के लिए काम करता हूँ। आप बताएं, मुझे बताएं, ये इमरान खान को जो लाए थे वो उसके खिलाफ हो गए ना। तो फिर इमरान के तो ये बात होती है जब आप अपने कौम के लिए, अवाम के लिए कुछ करते हैं तो अवाम के लिए जब आप करते हैं तो उसके लिए फिर आपको किसी जगह पे स्टैंड करना पड़ता है। और मियाँ साहब ने स्टैंड किया और आज आप देखें कि मियाँ साहब वापस आ गए, इस्तकबाल हुआ, आपने देखा उधर लाहौर में किस तरह। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, जैसा भी इलेक्शन है, आपको वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने नवाज शरीफ? अखबारों में भी इश्तिहार छपा हुआ था, पूरे पाकिस्तान को यही समझ नजर आ रहा था और समझ पड़ रही थी कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए। देखें, हमारी तो ख्वाहिश थी, अवाम ने भी रिस्पॉन्स दिया था कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे। लेकिन जब सादा अक्सरियत नहीं मिली, इलेक्शन आपके सामने जैसा भी हुआ, जब सादा अक्सरियत नहीं मिली तो फिर मियाँ साहब ने शहबाज साहब को अनाउंस किया कि वो वज़ीर आज़म। नहीं, ये क्या वजह हुई कि शहबाज शरीफ साहब को दे दिया उन्होंने और ख़ुद सादा अक्सरियत इस तरह हुकूमत नहीं चला सकते थे? नहीं, देखें ना, मियाँ साहब के आप अदवार देखें, वो जो पॉलिसी, वो तो बड़े एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो बड़े प्रोजेक्ट, मोटरवे, सब कुछ। एक पॉलिसी होती है ना, तो जब आपके पास अक्सरियत नहीं होगी तो आप कोई भी फैसला करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। अगर आप वज़ीर आज़म हैं तो आपके पास इतना इख्तियार हो कि आप अपने फ़ैसले खुद करें। आज शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियार नहीं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, वो आगे भी 16 महीने आपने देखा ना, कोलिशन गवर्नमेंट चली तो शहबाज साहब को ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस है, वो साथ लेके लोगों को चल रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे कि सब ये जितनी जमातें शामिल हैं ये शहबाज साहब के साथ चलेंगी और अवाम के लिए, कौम के लिए इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। और महंगाई और मुश्किल जो हालात हैं अवाम के, इसमें इंशाल्लाह कमी आएगी। लेकिन उसके लिए जमातों को एक पेज पे आना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में। ये तासुर क्यों है कि शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक पेज पर नहीं है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के, उसके ऊपर मैं आता हूँ कि बहुत सारे आपकी अपनी पार्टी के लोगों के बयानात। देखें, ये लोग हैं क्योंकि जन्नत में रहते हैं जो कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक नहीं है। आज का मैं बता दूं, वो बिल्कुल भाई एक हैं। और ऐसा भी कभी आप सोचें भी ना, वो नून शीन में अलहदा करने वाले किधर गए? तो नवाज शरीफ जो है वो कायद है मुस्लिम लीग नून के, शहबाज साहब के भी कायद हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा के भी कायद हैं और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हैं। सब मानते हैं यही है और वो भाइयों में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये आपकी खबरें, प्राइम मिनिस्टर किसने अनाउंस किया शहबाज शरीफ को? मियाँ साहब ने। और शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब। तो इसलिए ऐसी कोई बात है नहीं और ना इस तरह की कभी बात होगी। वो ख़ानदान है, एक है और हमेशा एक रहेंगे। राना सनाउल्लाह के जो हालिया इंटरव्यूज़ हैं, उसके बाद अब कल राना सनाउल्लाह साहब को मुशीर भी बना दिया गया, तो इसलिए ये कोई फासले थे कि राना साहब को लिफ्ट नहीं हो रही थी, लिफ्ट नहीं करवा रहे थे राना साहब? नहीं, राना साहब की बड़ी कुर्बानी है। फिर ऐसे इंटरव्यू सर नहीं कोई नहीं। देखें, वो राना साहब के साथ जो कुछ हुआ आपको पता है, उनके ऊपर किस तरह के केस डाले पीटीआई हुकूमत। उसके बाद तो कुर्बानियां देने वाले बने। नहीं, देखें, इतनी कुर्बानियां देने वाले जमात के साथ कमिटेड है। वो आपको इंटरव्यू होता है, कोई बात करते हैं तो लोग उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। राना साहब मियाँ नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। शाहिद खाकान अब्बासी नैब के अंदर कल रिलीफ मिला उनको, काफ़ी अरसे से वो नैब केसेस का सामना कर रहे हैं। आपके साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं वो, आपकी जमात के। वो उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ मुझे फ़ोन करें तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो मियाँ नवाज शरीफ जब आएंगे तो जो नाराज़ लोग हैं, जिनके कोई डिफरेंसेस हैं, उनको इकट्ठा करेंगे। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म बनाया जी। इससे बड़ा, इससे ज़्यादा क्या इज़्ज़त मिले किसी को? ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी बातें, तो वैसे मैंने कभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के मुँह से मियाँ साहब के खिलाफ बात वो करते ही नहीं है किसी। तो अपनी उनकी कोई बातें होंगी, कोई मजबूरी होगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, कहते मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कभी कोई बात करेंगे। वो मुझे यकीन है कि शायद वो दोबारा वापस आ जाएं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के साथ जिसने भी काम किया है,
मुझे ये यकीन है कि वो मियाँ साहब की पॉलिसी, उनकी जो बातें हैं देखते हैं, वो कभी भी उनको नहीं छोड़ते। लेकिन जो छोड़ जाते हैं वो फिर साकिब निसार जैसा भी आप देख लें, नहीं तो वो उसका चौधरी निसार जैसे बंदे का देखें, उन्होंने जब इस तरह की बातें की जो लीडर के ख़िलाफ़ थी, तो फिर आज वो इलेक्शन भी जीतने के काबिल नहीं। जावेद लतीफ़ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ज़ुबैर उमर साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, नहीं उन्होंने, मैंने नहीं कभी सुना कि ज़ुबैर साहब ने कोई बात मुफ्ता, लेकिन आएंगे वापस में, या जावेद लतीफ़ साहब जो वो बड़े कमिटेड आदमी हैं। सही, जावेद लतीफ़ साहब कमिटेड आदमी हैं। अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बड़े कमिटेड आदमी हैं, वो मियाँ साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े, मुझे पता है। अब ये कोई सोशल मीडिया पे वो एडिट करके चीज़ें लगाते हैं, तो उसका तो कोई हाल नहीं। अच्छा, कोई ऐसा मसला मसाइल और मेन स्ट्रीम में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, वो यहीं साथ है। अभी वो महले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, मुझे तो अभी यही पता है कि पक्के साथी हैं मियाँ साहब के और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। मुश्किल वक्त में नहीं गए तो आप कैसे जाएंगे? भट्ट साहब, सेहत मियाँ नवाज शरीफ साहब की अब कैसी है? सेहत उनकी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, और अल्लाह उनको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मियाँ नवाज शरीफ का साया हम पे रखे, पाकिस्तानी अवाम पे रखे, पाकिस्तान पे रखे। वो पाकिस्तान का सोचते हैं, और याद रखें हमेशा मियाँ साहब के दौर में पाकिस्तान की तरक्की हुई है। रूटीन चेकअप के लिए लंदन वगैरह जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे? नहीं, वो रूटीन चेकअप इधर होता है। अगर देखें कोई बंदा एक दिन, 10 दिन, 5-6 दिन के लिए जाता है, पर मियाँ साहब अभी ना कहीं जा रहे हैं, वो पार्टी को अब मुतहद कर रहे हैं। इसको कहते हैं ना कि पूरे चारों सूबों में हमारे जितने हैं सदूर हैं उनको हिदायत दे रहे हैं। और आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, अब मियाँ साहब इंशाल्लाह सदर भी बनेंगे पार्टी में, और काफ़ी मुतहरक हो चुके हैं, बाकी लोग भी हो रहे हैं। जमात में आपको एक मुतहद जमात नज़र आएगी और काम करते हुए नज़र आएंगे। मियाँ साहब की हिदायत पे अमल करके इंशाल्लाह हमने इस पाकिस्तान को फिर एक तरक्की के रास्ते पे ले जाना। सर, कॉफ़ी शॉप भी पीन जाते सो मियाँ साहब के नाल अगे पीछे घूमन फिरना? बिल्कुल जानते। अच्छा, तो क्या रिस्पॉन्स था वहाँ पे? क्योंकि एक तरफ तो हम देखते थे कि एहतजाज की वीडियोज़ आती थी, आप लोग घर से निकलते थे, तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे नारेबाजी करते थे। देखें, वो उनका हक था, लेकिन कई चीज़ें वो ऐसी करते थे जो हमसे नाकाबिल बर्दाश्त होती थी। लेकिन वो मैं मान गया मियाँ साहब को, अब मुझे भी सब्र आ गया है। वो हमेशा कहते थे कि भाई इनको आप जो बात करते हैं करने दें, आपने कोई बात नहीं करनी। तो अब उनके साथ 4 साल रह के उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी, मैं भी उनके साथ था। अब मुझे भी ये समझ आ गई कि सब्र में जो अल्लाह ताला फिर आपकी मदद करता है, तो हमें सब्र आ गया। लेकिन हम बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते थे। तो वहाँ मियाँ साहब के दिन हम उनके साथ थे, बड़े अच्छे कॉफ़ी शॉफ़ी पीते थे सर, खाना बिल्कुल खानों का वही उनका टेस्ट है अभी आपको पता है। मियाँ साहब का आपको पता है, फिर टेबल पे खाने तो ये होते हैं, वो अपने दोस्तों को खाना खिला के ज़्यादा खुश होते हैं। क्या पसंद करते थे ज़्यादातर वहाँ पे? वो देसी मुर्ग होता था, पुलाव होता था। लेकिन ये एक ऐसी बात होती थी कि वो बुला के कहते थे कि पहले आप लें। अपने साथ सिक्योरिटी वालों को भी मैं आपको बताऊँ आज बात, टेबल पे खाना लग गया तो पहले उनको बुलाते थे कि आप खाना लो। तो सबका ख्याल करते हैं। मियाँ साहब बड़े नफीस और एक दरवेश आदमी, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। उनके साथ अगर आप 2 दिन गुजार लें तो आप भी कहें यार ये नवाज शरीफ जैसा इतना नफीस आदमी आपने नहीं देखा हो। कोर कमेटी ने कल क्या फैसले किए हैं, क्या अंदर बातचीत हुई है, ज़रा उस पर थोड़ा सा कमेंट करिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी कबीर साहब, आपने मुझे मौका दिया जी। कल हमारी कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है, इजलास के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ज़ेर गौर लाई गई हैं, जिसमें आपके सामने है कि जो मुल्क के अंदर धांधली की गई है, जो मुल्क के अंदर डाका डाला गया है, जो आज महंगाई की सूरत हाल है, जो आज किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसानों के हवाले से बातचीत हुई कि उनके साथ जो जुल्म जबर हो रहा है, कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको उठाया जा रहा है। इसी तरह से जो मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती है उसके हवाले से मशावरत हुई है, और जो खान साहब की हदायत थी कोर कमेटी के हवाले से, उसके हवाले से भी बातचीत हुई है। जो 6 जजेस के हवाले से मामला था, जैसे कि वो समाअत चल रही थी, जो खत लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस हवाले से भी मुशावरत हमारी हुई है। तो हमने भरपूर तरीके से कानून की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए जो है वो पुरअज़म तरीके से मजीद उसको मौसर तरीके से उनका साथ देने का फैसला जो है मजीद किया है। और उसके साथ साथ जो खान साहब की हदायत के मुताबिक हम पूरे पाकिस्तान में जो ग्रैंड
अलायंस हमारा जो जलसा, जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद में हमने एप्लीकेशन दी है डिप्टी कमिश्नर को, अभी तक हमें इजाज़त नहीं हुई। हम उसमें हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से हम इजाज़त लेंगे। तो हमने वो भी मुशावरत जो की है, क्योंकि खान साहब की तरफ से हदायत है कि पूरे पाकिस्तान में जलसे जो हैं वो मुनक़िद किए जाएँ, और उसके हवाले से कल कोर कमेटी ने एंडोर्स किया है कि खान साहब के फैसले की रोशनी में हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो जलसे जो है वो पूरे मुल्क में करेंगे। पंजोता साहब, जो लोग वापस आना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ में, उनके हवाले से क्या फैसला हुआ और अडियाला जेल से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उन लोगों के हवाले से? देखिए खान साहब ने जो हदायत दी हैं वापसी के हवाले से, क्योंकि ये सारी चीज़ें चल रही थी और ओवरऑल वर्कर्स की तरफ से भी एक रिएक्शन आ रहा था, और ये सारी चीज़ें कि वापसी के रास्ते जो हैं उनके लिए खुल रहे हैं, और जो इस वक्त कैद हैं लोग जेल में हैं, तो वो खान साहब ने उस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है कि जो मुलाकात है वो जो है वो किसी हवाले से जो खबर चल रही थी, उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं इस वक्त किसी से नहीं मुलाकात करूंगा, क्योंकि जो इस वक्त की पोजीशन है, जो इस वक्त के हालात हैं। तो हमने भी फिर इसके ऊपर हमारी भी मशावरत हुई, और जो कोर कमेटी ने फैसला किया है वो यही फैसला किया है कि जब खान साहब की रिहाई होगी तो उसके बाद जो है उनके सामने सारी वो गुजारिशात लोगों की तरफ से रखी जाएंगी जो अब अप्रोच करके और चाहते हैं कि वो वापसी जो है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो, वो ज्वाइन करें। तो लिहाजा उसको सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है कि उस वक्त जो है वो तमाम दरखास्तें सामने रखी जाएंगी खान साहब के, फिर जिसको वो चाहेंगे वो उसको वापस लेंगे या नहीं लेंगे, या जो भी उनका फैसला होगा, उनका जो फैसला होगा हमें मनवान जो है वो कबूल होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, समझते हैं पॉलिटिकली भी और सारी चीज़ें, और उनको पता है कि किसको किस तरह प्रेशर में डालकर उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उससे अगवा किया गया, या उस पर किस कदर प्रेशर था, और वो प्रेशर के बाद उसने किस हद तक मुखालफत की, उसने कोई बयानबाजी की, वो कहीं वादा माफ गवाह बना, या उसको ओवरऑल इस सारे सिनेरियो के अंदर रोल क्या था। क्या वो खुल के जो लोग, जैसे अब आप परवेज खटक आपके सामने है, या अलीम खान हो गए, या दीगर जितने लोग जो हैं वो आपके सामने है कि जिन लोगों ने मुखालफत की, अलग से पार्टियां बनाई या खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े, पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन लड़े, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो है वो खान साहब की तरफ से एक्शन होगा कि उनकी कोई वापसी वाला नमूना नहीं है। लेकिन जहां तक खान साहब देखेंगे कि ये इनका जो है रोल जो है इस हद तक जो है वो खिलाफ नहीं गया, या उसके ऊपर जेन्युइन जो है वो इस तरह से प्रेशर था और उसने खान साहब की इंटरनल हेल्प की या वो साथ जुड़ा रहा, जो भी, तो वो फिर उसका फैसला जो है खान साहब खुद करेंगे। मौलाना फजल रहमान से बातचीत हो रही है, क्या आइंदा का लाएमल बनेगा, कैसे चलेंगे आप JUIFA के साथ? देखिए, कल खान साहब ने ये कहा है कि 3 पार्टियों के अलावा मेरी तरफ से तमाम पार्टियों के साथ जितने भी उनके लीडरान हैं, रहनुमा हैं, उनके साथ मुशावरत या उनके साथ अलायंस की मेरी तरफ से जो है इजाज़त है। ये आप बेहतर जानते हैं कि बाहर का माहौल और उसके मुताबिक आप देख लें कि कोई अगर किसी जगह के ऊपर आपको एतराज़ है, जैसे कि मौलाना साहब के हवाले से भी एक बात चली थी, तो उस वक्त भी खान साहब ने यही कहा था कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, आपका जो फैसला है अपना वो आप देख कर लें मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक। असल मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की जो पामाली हो चुकी है, तो इसके लिए जो भी बात करेगा तो उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी तरफ कदम बढ़ाएगी, उसके साथ अलायंस के लिए अपना जो है वो मौकफ देगी कि ठीक है जी, हम आपके साथ चलते हैं, आप हमारे साथ हों, या हम मिलकर चलते हैं, ये जो भी आगे लाया अमल होगा। 3 पार्टियों का आपने जिक्र किया, तो मुज़ाकरात तो हुकूमत के साथ ही आप लोगों ने करने हैं ना, तो अगर आप इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ मुज़ाकरात चाहते हैं आप लोग? देखें, ये 3 पार्टियां जो है ना, ये असल में मसला ये है कि अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी और जो MQM है, उन्होंने जो है सिंध के अंदर जो जिस तरह से धांधली करके और जिस तरह से उन्होंने सीटें जो हैं वो छीनी है, पीपल्स पार्टी के साथ तो आप लोग चाह रहे थे उस वक्त के हो जाए, खान साहब ने मना कर दिया, कुछ ऐसी खबरें भी थी कि पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत भी हो रही है, पीपल्स पार्टी भी ख्वाहिशमंद थी। नहीं, देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है स्टार्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने देखा जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने कि उनके साथ जो है वो धांधली की गई है और मुख्तलिफ सीटों पर उन्हें हराया गया है, तो वो उस वक्त बोले। लेकिन जो ही उन्होंने देखा कि उन्हें ऑफर्स हो गई कि आपको सदारत दी जाएगी, आपको गवर्नरशिप दी जाएगी, आपको एक सूबे में हुकूमत दी जाएगी, एक सूबे में आपका गवर्नर होगा, तो उन्होंने PMLN के साथ मिलकर हुकूमत बना ली, और वही रोल जो उनका 16 महीने में रहा, वही रोल उन्होंने दोबारा जो है अख्तियार किया, क्योंकि इलेक्शन के अंदर उन्होंने नारा था कि वो बिलावल की अब तस्वीर स्क्रीन के ऊपर चल रही है, बिलावल कहता था ना जी कि नहीं,
ये चौथी बार जो है जो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे, तो अब वही सूरत हाल दोबारा रिपीट हुई है जी। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अब्बास शबीर को इजाजत दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।